साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम, लर्निंग। अधिगम 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 तो अधिगम क्या है? अधिगम का अर्थ होता है, सामान्य तौर पर हम अधिगम को कहते हैं सीखना। जब बालक अपने व्यवहार में किसी नए अनुभव से अस्थायी परिवर्तन कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। सामान्य तो क्या है, हम सीखने को अधिगम मान लेते हैं, लेकिन सीखना अधिगम नहीं है। वास्तविक अर्थों में अधिगम क्या है? यदि अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन, जब व्यवहार में शिक्षण के द्वारा यदि हमारे व्यवहार में, बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन हो जाता है और वो परिवर्तन अस्थायी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रक्रिया विभिन्न परिक्षेत्रों में केवल सीखने के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जो व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक परिक्षेत्रों में सीखने सिखाने दोनों को स्पष्ट करती है। ठीक है। अधिगम क्या है? अधिगम मुख्य रूप से दो व्यक्तियों के बीच की प्रक्रिया है, एक सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला। ठीक है। जब सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन होता है, जब सिखाने वाला सीखने वाले के व्यवहार में परिवर्तन करता है, तब माना जाता है कि अधिगम पूर्ण हो चुका है। अधिगम की प्रक्रिया के पश्चात बालक को यह ज्ञान हो जाता है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सही है, क्या गलत है। कोई बालक और बालिका अधिगम की प्रक्रिया के पूर्व ही विभिन्न क्रियाओं का ज्ञान तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अधिगम के पश्चात उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाता है। अधिगम अंग्रेजी का लर्निंग का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है आगे की ओर बढ़ना। अधिगम की प्रक्रिया को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है ज्ञान, दूसरा है व्यवहार, तीसरा है विश्वास या मूल्य। अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर व्यवहार में परिवर्तित करना और अस्थायी परिवर्तित करना। ज्ञान में परिवर्तन ही अधिगम है, व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है। आपके ज्ञान में परिवर्तन करना मतलब ज्ञान को, सही ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है। जब सिखाने वाला आपको सही ज्ञान प्राप्त करवाता है, जिससे आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो अधिगम कहलाता है। अधिगम की प्रक्रिया में बालक में परिपक्वता होती है, साथ ही अधिगम की प्रक्रिया के व्यवहार से प्रदर्शित होती है। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। ये कुछ अधिगम के कुछ क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं। अधिगम की क्या विशेषताएं हैं? अधिगम क्या है? अधिगम विकास है, अधिगम समायोजन है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम स्वउद्देश्य है, अधिगम सृजनशील है, अधिगम क्रियाशील है। अधिगम व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होते हैं। अधिगम में व्यक्तिगत सामूहिक का मतलब, अधिगम क्या व्यक्तिगत रूप से भी हो सकता है, किसी एक व्यक्ति के, दो व्यक्तियों के बीच भी हो सकते हैं, और सामूहिक रूप से भी हो सकता है। अधिगम मतलब बहुत सारे व्यक्तियों के बीच भी हो सकता है। ठीक है। अधिगम अनुभवों और परीक्षणों का परिणाम है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। अधिगम सदैव अर्जित व्यवहार है। अधिगम में उत्पादन है। अधिगम सार्वभौमिक है। अधिगम एक प्रकार से अस्थायी सीखना है। अधिगम एक मानसिक व विवेकपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है। अधिगम विकास, देखो अधिगम से क्या होता है? विकास होता है। अधिगम समायोजन मतलब किसी भी समस्या के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति ढालने की क्षमता हमको अधिगम प्रदान करता है। अर्थात अधिगम क्या है? समायोजन है, अनुभवों का संगठन है। बहुत सारे अनुभव हमको अधिगम से प्राप्त होते हैं। अधिगम सृजनशील है, अधिगम क्रियाशील है। इससे क्रिएटिविटी भी प्राप्त होती है और क्रियाशील भी व्यक्ति बनता है अधिगम से। अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित 5 तत्व होते हैं। पहला है उद्दीपक, दूसरा है अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा, चौथा है पुनर्बलन। ये 5 तत्व अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। तो अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत 5 तत्व होते हैं: उद्दीपक, अनुक्रिया, अभिप्रेरणा और पुनर्बलन। अधिगम के प्रकार 3 प्रकार होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम और क्रियात्मक अधिगम। तो ज्ञानात्मक अधिगम के अंतर्गत भी 3 क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। पहला है प्रत्यक्षात्मक, इसमें बालक किसी वस्तु को सामने देखकर सीखता है। दूसरा है प्रत्यात्मक, इसमें बालक अमूर्त वस्तुओं के द्वारा तर्क, चिंतन, कल्पना के आधार पर सीखता है। बालक के मतलब अमूर्त मतलब बात के सामने कोई वस्तु नहीं है, सिर्फ वो उस वस्तु को महसूस करता है, उसके बारे में चिंतन कल्पना करके सीखता है। चौथा है साहचर्यात्मक अधिगम, इसमें बालक पुराने ज्ञान का उपयोग करते हुए नए ज्ञान को सीखता है। अब दूसरा है भावनात्मक अधिगम, ये बालकों की भावनाओं से संबंधित है, जिसमें बच्चे रुचि लेते हुए आनंद से सीखते हैं। तीसरा है क्रियात्मक अधिगम, जिसमें किसी कला या कौशल में निपुणता प्राप्त की जाती है। संगीत, नृत्य, चित्रकारी आदि इसमें आते हैं।
अधिगम के सिद्धांत। पहला है थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं, संयोजनवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अधिगम की प्रक्रिया में उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, प्रयास त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने उद्दीपक को अनुक्रिया संबंध कहा, जिस आधार पर इसे संबंधवाद या SR बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। स्टिमुलस मतलब उद्दीपक, रिस्पॉन्स अनुक्रिया मतलब रिस्पॉन्स बॉन्ड थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, इस सिद्धांत में बिल्ली पर शोध कार्य करते हुए भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया, उसके बाद भोजन रख दिया गया। भोजन को देखकर बिल्ली ने उछल कूद शुरू की, जिसका हाथ लीवर पर पड़ गया और पिंजरा खुल गया, जिससे बिल्ली ने भोजन खा लिया। यह प्रक्रिया लगातार दोहराई गई, जिससे अधिगम प्रक्रिया में लिया गया समय तथा असफल प्रयासों की संख्या निरंतर कम होती गई। अर्थात क्या हो गया भाई, पहली बार पिंजरे में बंद कर दिया गया बिल्ली को और बाहर भोजन रख दिया गया, तो बिल्ली ने लगातार क्या किया, उद्दीपक क्या था? उद्दीपक भोजन था, ठीक है। स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस भोजन क्या था? आपका स्टिमुलस था। और अनुक्रिया किसने की? किसने की? बिल्ली ने क्या किया? अनुक्रिया क्या? रिस्पॉन्स दिया, लगातार उछल कूद किया और उसका हाथ जो है पिंजरे के लीवर पर पड़ा और तुरंत लीवर खुला और बिल्ली बाहर निकल के भोजन खाने लगी। फिर इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया और बार बार दोहराने से बिल्ली क्या, जितनी बार दोहराया गया उतनी बार बिल्ली लीवर पर हाथ मारने में बहुत कम समय लेती गई और अंत में तुरंत ही बिल्ली लीवर पर सीधे हाथ मारती है और सीधे बाहर आ जाती है, अगर प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। इस परीक्षण में आप थॉर्नडाइक ने बताया कि भोजन, उद्दीपक, उछल कूद अनुक्रिया के मध्य जब एक संबंध बन जाता है तो विशिष्ट उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर अधिगम करता कौन था? बिल्ली बार बार प्रक्रिया दोहराता, जिससे अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित नियम दिए। पहला प्रभाव का नियम, दूसरा तत्परता का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम, जो सीखने के मुख्य नियम थे। अब कुछ गौण नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, साहचर्य का नियम। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? सीखने के मुख्य नियम पढ़ेंगे। पहला है तत्परता का नियम। इस नियम के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया में किसी कार्य को सीखने के लिए अधिगम करता, जैसे बिल्ली है, स्वयं से तत्पर होता है, जिससे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध मजबूत हो जाता है, मतलब स्वयं से पहले से तत्पर होता है सीखने के लिए, ठीक है। अगर सीखने तत्पर नहीं होगा तो अधिगम प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए जब तत्परता होती है तो उसमें रुचि पैदा होती है, अधिगम करता है। तो बिल्ली में पहले से भोजन प्राप्त करने के लिए क्या थी? तत्परता थी, तो बिल्ली अपना कार्य करने में सफल हुई। दूसरा, मजदूर, उदाहरण के लिए मजदूर को खेत पर भेजा जा सकता है परंतु काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मजदूर को खेत पर तो भेजा जा सकता है, लेकिन अगर वो तत्पर नहीं होगा तो काम करने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा, अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार यदि कमजोर से कमजोर प्राणी को भी व्यवहार को सीखने के लिए बार बार अभ्यास कराया जाता है तो उस काम को आसानी से सीख लेता है। तो अभ्यास का नियम। तीसरा है प्रभाव का नियम। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसके परिणाम में आते हैं और परिणाम आते हैं वो हमारे ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। सकारात्मक परिणाम आने पर संतोष तथा नकारात्मक परिणाम पर असंतोष की प्राप्ति होती है। एक बालक अपने दादा के पास रहना पसंद करता है, उसे आनंद या संतोष मिलता है, ठीक है। प्रभाव का नियम। तो ये मुख्य नियम थे 3। अब गौण नियम क्या है? पहला है बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करता है, देखो भिन्न भिन्न उपाय करता है किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो ये तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। जैसे बिल्ली ने बाहर भोजन देखा तो बाहर जाने के लिए बहुत सारे कार्य किए होंगे, बहुत सारे भिन्न भिन्न तरीके से उछल कूद किया होगा, तब जाकर के उसे अचानक क्या हुआ, लीवर पे उसका हाथ लगा और वो खुल गया। आंशिक अनुक्रिया का नियम। जब कोई कार्य एक साथ पूरा नहीं हो पाता तो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है, तो इसे आंशिक अनुक्रिया का नियम। जैसे पाठ्यक्रम को इकाई में बांट कर पढ़ना। सादृश्यता का नियम। जैसे किसी व्यक्ति किसी कार्य को होते हुए देखता है तो फिर स्वयं उसे भी कर लेता है, तो उसे व्यवहार के आधार पर स्वयं करता है। साइकिल चलाते हुए देखना, खुद भी चलाने लगना बालक, ठीक है। सादृश्यता का नियम। तो होता है मानसिक विन्यास का नियम। किसी कार्य के प्रति हमारी मानसिक स्थिति का होना चाहिए, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। देखो, मन जब हमारा किसी कार्य को करने के लिए क्या हो, पूर्ण रूप से तैयार हो, तो तभी हम उस कार्य को कर सकते हैं। मानसिक विन्यास का नियम। चौथा है साहचर्य का नियम। जब व्यक्ति किसी के साथ रहता है तो उसमें उसका व्यवहार प्रकट होने लगता है। जैसे पालतू तोता मानव की भाषा सीख जाता है, तो साहचर्य व्यवहार का नियम। हम किसी के साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे उससे हमारा व्यवहार में वो झलकेगा। तो सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता।
तो थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत की शिक्षा में क्या उपयुक्त है? इस सिद्धांत के द्वारा बालक में धैर्य परिश्रम के गुणों का विकास किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता का विकास किया जा सकता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। बहुत इंपॉर्टेंट, थॉर्नडाइक का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।